राधे राधे लिसनर्स। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साल अपने 5वें महीने में था। अनुकंपा के आधार पर ऋषि ने जो नौकरी का आवेदन कर रखा था उसको लेकर प्रबंधन से उसकी झड़प तीखी हो गई थी। यूनियन के प्रदर्शनों की अगुवाई के कारण भी वह वैसे ही नज़र पर था। प्रबंधन इस कारण भी उसकी नियुक्ति में अड़चनें पैदा कर रहा था। उधर मनु की भी कुछ परीक्षाएं नज़दीक आ गई थी। छाबड़ा साहब मनु की नौकरी के पक्ष में थे। वह मानते थे कि लड़कियों की सही आज़ादी आर्थिक आज़ादी ही है, इसलिए वह ढूंढ ढूंढ कर मनु से नौकरियों के आवेदन भरवाते रहते। सुबह के पहले ट्यूशन के बाद ऋषि जब घर लौटा तो उसने देखा कि छाबड़ा जी बड़ी व्यग्रता से टहल रहे हैं। उसे खुद भी इस बात की चिंता हुई, क्योंकि उसे पता था कि आज मनु की परीक्षा है, जिसका परीक्षा केंद्र रांची में है। इस वक्त तक तो उन्हें निकल जाना चाहिए था। वह अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर भीतर घुसा ही था कि छाबड़ा साहब ने उसे दरवाजे पर ही घेर लिया। भले समय से आया तो पुत्र, छाबड़ा साहब ने कहा। नमस्ते अंकल, ऋषि ने कहा। नमस्ते बेटा, एक मुसीबत से बचा बेटे, पार लगा मैनू, छाबड़ा साहब ने कहा। कहिए ना अंकल, ऋषि ने कहा। तुझे तो पता ही है कि आज मनु का कोई पत्रा है रांची में। हाँ अंकल, तो आप लोग अभी तक निकले क्यों नहीं? वही तो परेशानी है पुत्र, अभी अभी खबर आई है कि कोई फूड इंस्पेक्टर आ रहा है। वो क्या कहते हैं, हाँ निरीक्षण करने। अब बता, कोई भला मानस रविवार को निरीक्षण करने आता है क्या? एक तो ये तेरी हिंदी बोलने में जुबान उलट जाती है। छाबड़ा साहब ने एक सांस में अपनी सारी परेशानियां समझा दी। हाँ तो कल के लिए टलवा दूं उसका निरीक्षण, ऋषि ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। अरे नहीं बेटा, सरकारी लोगों को क्यों नाराज करना, क्या पता किस बात पर खार खा जाएं। आज ही करना होगा, तू तो बस मनु को परीक्षा दिलवा ला, छाबड़ा साहब ने जल्दबाजी में कहा। क्या? आखिरी वाक्य सुनते ही ऋषि का गला सूख गया। गले की हड्डी ऊपर नीचे होते हुए उसकी परेशानी बयान करने लगी। उसने सपने में भी ऐसे किसी काम की उम्मीद नहीं की थी। हाँ पुत्र, और कोई राह सूझ भी नहीं रही। अंकल लेकिन मेरे 3-4 ट्यूशन होते हैं, ऋषि ने बहाना किया। तुझे नहीं जाना तो कोई गल नहीं पुत्र, पर ऐसी छोटी बात तो न कर। 7वीं-8वीं के बच्चे एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो कौन सी सरकार गिर जानी है। ऐसी बात नहीं अंकल, बस ये है कि बच्चों के माँ बाप टोक देते हैं। अच्छा ठीक है, आप आंटी को साथ भेज दीजिए, मैं साथ चला जाऊंगा, ऋषि ने कहा। जे वो होती तो गल ही कोई ना थी पुत्र, परसों ही तो लुधियाने गई इसकी माँ, छाबड़ा साहब ने अपनी परेशानी बताई। ऋषि के पास अब कोई चारा नहीं था। उसे मनु को परीक्षा दिलाने में कोई दिक्कत नहीं थी, उसे बस मनु को घर से स्टेशन तक लेकर जाने की दिक्कत थी। मोहल्ले के बाहर उसका रुतबा एक ठेठ लड़के का था, जिसका लड़कियों से कोई वास्ता नहीं था। आज जब वह निकलेगा तो बाहर के लोग देखकर क्या सोचेंगे, उसके दोस्त क्या कहेंगे, इसी चिंता से वह टाल रहा था। मगर अब कोई चारा नहीं था। वह भीतर अपने कमरे में गया। उसने अपने बक्से में से कुछ पैसे निकालकर अपने बटुए में रखे और बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने देखा कि मनु एक बड़ा सा बैग लिए मोटरसाइकिल के पास उसका इंतजार कर रही है। ऋषि ने गाड़ी स्टार्ट की और मनु के बैठने का इंतजार करने लगा। मनु पीछे बैठने को हुई कि छाबड़ा साहब ने कह दिया, छोला बीच में रख ले बेटी। छाबड़ा साहब ने वही कहा जो एक पिता कहता। मनु ने फौरन दोनों के बीच में झोला रख लिया। मोटरसाइकिल सुबह वाली ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ चल पड़ी। ताज़ा हवा की एक झोंक मनु ने अपने चेहरे पर महसूस की। वह खुश थी, बहुत खुश। लड़कियां हर तरह से आज़ाद होते हुए भी एक बंधन, एक भार महसूस करती ही हैं, मगर आज मनु के पंख खुल रहे थे। वह शहर से बाहर ऋषि के साथ होने के ख्याल से ही रोमांचित थी, मगर वह यह जता नहीं सकती थी। वह थोड़ी देर शांत रही। उसे लगा कि बात ऋषि को ही शुरू करनी चाहिए। उसे लगा कि ऋषि कुछ नहीं तो कम से कम परीक्षा के बारे में ही पूछे। मगर जब ऋषि ने कुछ नहीं पूछा तो अंततः मनु ने खुद ही कहा, मैं तो परीक्षा छोड़ ही देने वाली थी, पापा जी ने ही जिद ठान ली। ऋषि ने उसकी इस बात का जवाब नहीं दिया। दरअसल वह तेज हवा के झोंके से सुन ही नहीं पाया। मनु थोड़ी झुंझलाई, मगर फिर तनिक जोर से ही कहा, पापा जी तो यूं ही परेशान होते रहते हैं, मैं तो अकेली भी जा सकती थी। अब की बार आवाज़ ऋषि के कान में पड़ी। अच्छा,
कहाँ कहाँ गई हो अकेली? ऋषि ने गाड़ी चलाते वक्त ही पूछा। मोगा में घर से कोचिंग तक और यहाँ घर से कॉलेज तक। मनु ने जिस सेखी से कहा उससे ऋषि को हंसी आ गई। मनु ने उसे गाड़ी के शीशे में हंसता हुआ देख लिया। हाँ तो क्या हुआ, काम होता है तो इंसान रास्ता निकाल ही लेता है। तुतनखामेन ने तो भारत का रास्ता नहीं देखा था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो भारत की खोज कर दी थी। मनु ने ऋषि के हंसी के जवाब में कहा। तुतनखामेन नहीं, वास्को डी गामा, ऋषि ने जरा जोर जोर से ही कहा। मनु को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। उसने पीछे बैठे हुए ही खुद को सिर पर एक चपत भी मारी, मगर अब हार मानना हार होती, इसलिए उसने कहा, हाँ सब याद है मुझे, वास्को डी गामा भारत और कोलंबस अमेरिका। ऋषि मोटरसाइकिल दौड़ाने में व्यस्त रहा। दोनों के बीच 2 मिनट की चुप्पी फिर छाई रही। बस गाड़ियों का शोर कोलाहल करता रहा। 2 मिनट की शांति के बाद मनु ने फिर कुरेदा। और मम्मी को लाने के लिए क्यों कह रहे थे? अकेली लड़की से डर लगता है। हाँ, ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा। दांत है मेरे, चुड़ैल हूं मैं, काट खाऊंगी? मनु ने गुस्साते हुए कहा। हाँ, ऋषि ने हामी भरकर उसके गुस्से को और हवा दी। आए बड़े सूरमा बनते हैं, छड़ों को पीटते चलते हैं, एक लड़की को परीक्षा दिलाने में तो हकलाने लगते हैं। ये लो, कहते हुए मनु ने ऋषि की मोटरसाइकिल की सीट में अपने नाखून धसा दिए। गुस्सा निकालने का उसे यही सबसे कारगर उपाय सूझा। ऋषि उसकी बातें नहीं सुन पाया। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, एडमिट कार्ड तो रख लिया है ना? वाहे गुरु, एडमिट कार्ड तो छूट ही गया, मनु ने अकस्मात कहा। अरे यार, ऋषि ने गाड़ी रोक दी। वो मतलब पता नहीं था ना कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, जाना भी है या नहीं, तो जल्दबाजी में मेज पर ही रह गया लगता है। मनु ने मारे डर के रुक रुक कर कहा। ऋषि ने अचानक गाड़ी मोड़ी। खुशकिस्मती से वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे। ऋषि ने गाड़ी वापस घर की ओर ले ली। घर लौटकर उसने गाड़ी खड़ी की। मनु सर पर दौड़कर ऊपर गई और एडमिट कार्ड लेकर वापस आ गई। छाबड़ा साहब को दौड़ते हुए ही उसने सारी बातें भी बता दी। नीचे आए ऋषि गाड़ी पर ही बैठा हुआ था। हुन चलो, मनु ने पीछे बैठते हुए कहा। फिर से देख लो कहीं पेन पेंसिल भी न छूट गया हो, ऋषि ने तंज किया। आए बड़े, होठ दाईं ओर बिस्कारते हुए मनु ने कहा। और सुनो, गाड़ी तेज चलाऊंगा, चुपचाप बैठी रहना, डर लगे तो भी कुछ बोलना नहीं, एकदम चुप। कहते हुए ऋषि ने गाड़ी तेज कर दी। रास्ते भर फिर मनु ने कुछ नहीं कहा। ऋषि दोस्तों यारों की नजरों से बचता हुआ कच्चे रास्तों से होते हुए स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पहुंचकर ऋषि ने गाड़ी पार्किंग की ओर रोकी। मनु को पैसे देते हुए कहा, देर हो गई है, जब तक गाड़ी पार्किंग में लगाता हूँ तब तक तुम काउंटर से टिकट ले लो, जल्दी करो। कहकर वह पार्किंग में चला गया। उधर मनु आगे तो बढ़ गई, पर काउंटर की भीड़ देखकर सिहर गई। उसे कभी इन सब कामों की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, इसलिए इन सब परिस्थितियों से वो कभी दो चार नहीं हुई थी। वह टिकट काउंटर के सामने अचंभित सी खड़ी रही। ऋषि जब पार्किंग में गाड़ी लगाकर आया तो मनु को वहीं खड़ा पाया। ऋषि समझ गया कि मनु टिकट ले पाने में असमर्थ है। ट्रेन आकर लग चुकी थी। ऋषि जल्दबाजी में भयाक्रांत हुआ। उसे ट्रेन छूट जाने का डर हो गया। उसने उससे लगभग छीनते हुए पैसे लिए और पिछले दरवाजे से सीधा टिकट काउंटर के भीतर घुस गया। एक परिचित को पकड़कर उसने 2 टिकट निकलवाए और बाहर आ गया। ट्रेन आकर लग चुकी थी। मनु का बैग उठाए ऋषि तेजी से आगे आगे चला और मनु उसके पीछे पीछे। ट्रेन में भीड़ कम ही थी। एक खाली बोगी देखकर ऋषि उसमें चढ़ा तो मनु भी उसके पीछे पीछे चढ़ गई। ऋषि को ट्रेन की चलती हवा से परेशानी होती थी, इसीलिए वह इंजन की उल्टी दिशा वाली खिड़की की सीट पर बैठा और उसने मनु को ठीक अपने सामने की खिड़की वाली सीट दी ताकि उसे खुली हवा मिल सके। दोनों किनारे की सीट पर बिल्कुल आमने सामने तो बैठे, मगर चुपचाप। ऋषि थोड़ा खिन्न था और मनु यह बात समझ चुकी थी। वह चुपचाप बैठी रही। कहा तो उसके लिए यह आज़ादी के 2 पल थे, सपनों के, उड़ने के, और कहा यह बेपरवाह इसे चुप्पियों में जिया कर रहा है। बेचारगी में उसने चुपचाप किताबों में आंखें गाड़ ली। किताबों से ऊब हुई तो खिड़की से बाहर तेजी से भागते पेड़ गिनने लगी। बीच बीच में नजर उठाकर ऋषि की ओर देख लेती, जो अब ऊँग रहा था। उसे ऊँगते ऋषि की सूरत बड़ी प्यारी लग रही थी। कभी कभी ऋषि का सिर एक और लुढ़क भी जाता
मनु का मन होता कि वह ऋषि की बगल में जाकर बैठ जाए और उसके गिरते सिर को अपना कंधा दे दे, मगर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। ऊपर से वह ऋषि की बदतमीजी पर नाराज भी थी। क्या समझते हैं अपने आप को, 4 किताबें ज्यादा क्या पढ़ ली, कुछ भी बोल देंगे, लड़की का मन तो पढ़ नहीं सकते, आए बड़े, कहते हुए कुछ न बोलना, जैसे इनसे बोलने को मरी जा रही है। अरे जल्दबाजी में एडमिट कार्ड छूट ही सकता है, कौन सी बड़ी बात हो गई। और पापा जी होते तो मुझे टिकट लेने को कहते, कभी नहीं, आए बड़े। इन्हीं बातों में डूबते उतराते गाड़ी रांची स्टेशन पर लग गई। ऋषि ने जब जब आंखें खोली मनु को पढ़ता हुआ ही पाया। कारण यह भी था कि मनु तो अपलक उस पर ही नजरें गड़ाई थी। जब भी उसने उठने का आभास होता वह किताबों में चेहरा गड़ा लेती। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही ऋषि ने बैग अपने कंधे पर लिया और बाहर निकल गया। मनु भी पीछे पीछे स्टेशन से बाहर आई। बाहर आकर दोनों ने रिक्शा लिया और परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। ऋषि रास्ते में उसे क्या करना है क्या नहीं करना है बताता रहा, जिसमें से कुछ बातें मनु के पल्ले पड़ी और कुछ उसने सुनना जरूरी नहीं समझा। परीक्षा केंद्र पहुंचकर मनु ने बैग में से प्रवेश पत्र और अन्य जरूरी कागज निकाले और एक फीकी सी मुस्कान देकर परीक्षा केंद्र के दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गई। ऋषि हालांकि उससे कुछ कहना चाहता था, मगर तब तक मनु मुड़कर भीतर दाखिल हो चुकी थी। परीक्षा 2 पाली में थी। ऋषि तब तक शहर घूम आया था। शाम को ठीक परीक्षा समाप्त होने से पहले वह केंद्र पर पहुंच गया। शाम के 5 बज गए थे। परीक्षार्थियों की भीड़ में से निकलते हुए मनु बाहर दिखी। दोनों की नजरें मिली तो मनु ने एक थकी हुई मुस्कान दी। ऋषि को लगा कि उसकी परीक्षा ठीक नहीं हुई है, मगर कारण कुछ और ही था। मनु ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। ऊपर से गर्मी और परीक्षा के दबाव ने उसके शरीर का पानी कम कर दिया था। ऋषि को इस बात का भान नहीं था। उसने बाहर निकलते ही सीधा सवाल किया, कैसी हुई परीक्षा? अच्छी, मनु ने बेरुखी से जवाब दिया। वास्को डी गामा की जगह तुतनखामेन तो नहीं लिख दिया? ऋषि ने हल्का मजाक किया। मनु एक तो पहले से भूखी थी और उसे इस तरह के मजाक की उम्मीद ऋषि से बिल्कुल नहीं थी। मनु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस प्रश्न पत्र ऋषि के आगे कर दिया। ऋषि ने प्रश्न पत्र देखा और एक सवाल किया, कार्य का मात्रक क्या लिखा? एम्पियर। मनु ने चलते चलते ही रूखा जवाब दिया। क्या? हे भगवान, पागल हो क्या? कार्य का मात्रक एम्पियर होता है? सब पढ़ना लिखना बेकार है तुम्हारा, ऋषि ने क्रोध से कहा और फिर कहता ही गया। एडमिट कार्ड संभाल नहीं सकती, टिकट के लिए लाइन में खड़ी हो नहीं सकती, 10 दफा बताया था और फिर भी कार्य का मात्रक एम्पियर लिखाई। और यह बैग इतना भारी ले रखा है, ईंट पत्थर है क्या इसमें? ऋषि ने खींचते हुए कहा। मनु जो सुबह से सुनती ही आ रही थी, जो पहले से ही तप रही थी, अब उबल पड़ी। वह ऋषि की ओर मुड़ी और दोनों हाथों को सीने पर बांधते हुए तेज आवाज में ही कहा, आप अपने आप को समझते क्या हैं? आप मुझे पढ़ाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको मेरी बेइज्जती करने का अधिकार है। आप मुझे यहाँ तक ले आए, शुक्रिया आपका, मैं चली जाऊंगी। कहकर मनु ने ऋषि के हाथ से बैग जबरन छीन लिया। सामने से आते एक रिक्शा को रोका और उस पर बैठकर चल दी। वह इतने भी बेवकूफ नहीं जो कार्य का मात्रक गलत लिखे। वह इस बात से चिड़ी हुई थी कि ऋषि को उसका जरा भी ख्याल नहीं था। उसे चिंता तो बस परीक्षा की, इसलिए उसने जानबूझकर जवाब गलत बताया था। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, रास्ते भर आंखें पोंछती रही। लड़की जब अपने सपनों के साथ निकलती है तो सबसे ज्यादा सुरक्षा अपने सपनों की ही करती है। उसके सपने एक सुबह से ही मार खा रहे थे। मोटरसाइकिल पर बैठने से लेकर स्टेशन पहुंचने तक उसने कई सपने देख लिए थे, मगर उसे उनके इस तरह टूटने का अंदेशा नहीं था। उसकी आंखें रोकते रोकते भी छलछला उठी। रिक्शा वाले से आंसू छुपाते हुए ही उसने पैसे अदा किए और स्टेशन पर उतर गई। स्टेशन पहुंचने पर ही मनु ने देखा कि उसके नंबर की गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ही लगी हुई है। स्टेशन पर भीड़ जरा भी नहीं थी। उसने देर नहीं की, टिकट लिए और ट्रेन में बैठ गई। खिड़की की सीट उसने जानबूझकर इसलिए चुनी थी ताकि अगर स्टेशन छूटते वक्त तक ऋषि आ ही जाए तो वह उसे देख सके कि मनु मोहताज नहीं है किसी की। ऋषि जो कि पिछले रिक्शे से ही आ ही रहा था। जब तक वह स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी। खिड़की पर बैठी मनु ने ऋषि को स्टेशन में घुसते तो देखा था, मगर गुस्सा इतना था कि मनु ने मुंह फेर लिया। गाड़ी आउटर पार्क कर रही थी।
उसके ख्याल की पतंग ने एक बार फिर ढील ले ली। सोचते हैं कि मैं टिकट ही नहीं ले पाऊंगी। अब कैसे ले लिया टिकट मैंने। सोचते हैं मुझे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा डिब्बा खाली पड़ा है। बैठकर जाऊं, सोकर जाऊं या लेटकर जाऊं, कोई देखने वाला नहीं। पापा जी को जरूर काम नहीं होता तो ऐसे आदमी का मुंह देखते क्या। घर पहुंच जाऊं पहले, फिर पापा जी को बताती हूँ। ऐसे आदमी के भरोसे भेजा था मुझे, आए बड़े। ख्यालों की पतंग समेटते समेटते सूरज डूब गया। वह ट्रेन में खाने वालों का इंतजार करती रही, मगर जिस ट्रेन में बैठने वाले ही न हों, उस ट्रेन में बेचने वाले भला क्यों फिरेंगे। सूरज के डूबते ही कंपार्टमेंट का खाली होना मनु को विचलित करने लगा। उसकी बोगी में रोशनी भी नहीं थी। बल्ब की व्यवस्था तो थी, मगर जाली के भीतर से बल्ब नदारद था। इसलिए अब वह दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई जहां रोशनी थी। एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पहले से बैठा हुआ था। मनु फिर खिड़कियों के बाहर आंखें गड़ाकर अंधेरे में ही पेड़ गिनने लगी, मगर इस दफा उसे यह पेड़ अजनबी से लगे। उसे लगा कि वह जिस रास्ते आई है यह उसके पेड़ नहीं है। उसे लगा यह गुजरते भागते घर भी वो नहीं है जिसे उसने आते वक्त देखा था। उसे डर सा लगा। उसने फौरन नजरें भीतर कर ली। उसे लगा कि ऋषि उसके साथ नहीं है, इसलिए उसे ऐसा भ्रम हो रहा है। बस थोड़ी देर में वह घर पहुंच जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। यही सोचकर उसने कलाई घड़ी देखी। उसकी कलाई घड़ी ने शाम के 7 बजाए थे। ट्रेन अगले स्टेशन पर लगी तो मनु ने बाहर झांक कर देखा। उसने देखा कि ट्रेन किसी हटिया नाम के स्टेशन पर लगी है। उसने फिर मुंह भीतर कर लिया। बूढ़े आदमी ने अपना सामान उठाया और उठकर जाते वक्त मनु से पूछा, उतरोगी नहीं बिटिया। मनु ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे अजनबियों से बात न करने की हिदायत बचपन से याद थी। बूढ़े ने बहरहाल अपने हिस्से का परोपकार किया और कहा, यह गाड़ी आगे नहीं जाती बिटिया। आगे नहीं जाती? मनु के कानों में जैसे नस्तर सा खींच गया। क्यों नहीं जाती? उसे तो बोकारो जाना है और वह तो ट्रेन नंबर देखकर ही चढ़ी थी। फिर क्यों नहीं जाएगी है ट्रेन? वह एक पल को जर्द हो गई। ऐसा लगा जैसे मुर्गाबी के सारे पंख जिंदा ही नोच लिए गए हों। यह आखिरी स्टेशन है। बूढ़े ने अपने हिस्से का दूसरा उपकार किया और कहा, बेटी लगता है तुम डाउन ट्रेन में चढ़ गई हो। तुम्हें अब ट्रेन में जाना था। अप ट्रेन, डाउन ट्रेन, यह क्या नई आफत है। उसने नंबर देखा था। 2 नंबरों में से एक उसकी गाड़ी का ही नंबर था। फिर यह क्या हो गया। मनु विस्मत सी बैठी रही। अगली गाड़ी सुबह 5 बजे मिलेगी कहकर बूढ़ा भी ट्रेन खाली कर गया। मनु उससे यह भी नहीं कह पाई कि हाँ मैं गलत ट्रेन में चढ़ गई हूँ। हाँ मुझे तो बोकारो जाना है। हाँ अब कोई रास्ता सुझाइए। अकेली लड़की सबसे पहले खुद को ही जान का अजाब समझती है। वह ज्यादा चौकन्नी हो जाती है। उसे आने वाला हर एक बंदा संभावित खतरा ही लगता है। मनु को लगा कि यदि वह इस बूढ़े को बता दे कि उसने गलत ट्रेन पकड़ ली है तो शायद यही बूढ़ा उसके जी का जंजाल बन जाए। मगर अब वह करे भी तो क्या। इस कसाकस में उसने देखा कि बूढ़ा भी उतरकर स्टेशन पार कर गया। मनु का मन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उससे गलती हो गई है। वह बैठी बैठी ट्रेन के चलने का इंतजार करती रही, मगर ट्रेन को न आगे जाना था न गई। मनु कुछ देर सुबकी, फिर रोई, लेकिन जब चुप कराने वाला कोई न हो तो खुद ही चुप हो जाना आंखें भली भांति जानती है। मनु भी कुछ देर बाद चुप हो गई और फिर एक असंभव से इंतजार में मुब्तला हो गई कि शायद ऋषि आ जाए। कुछ सोचकर ही मूर्खता पर फिर रो पड़ी। ऋषि ने उसे रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अमावस से काले अंधकार से घिरे स्टेशन में सन्नाटा इस तरह पसरा था जैसे यह स्टेशन न होकर कब्रिस्तान हो और घर वाले मुर्दा फूंक कर वापस लौट गए हों। आवाज के नाम पर झिंगुरों का शोर ही कानों तक आता था। मनु अब यह भी भूल चुकी थी कि उसे भूख भी लगी है। डर ने भूख और प्यास दोनों को मार दिया था। मनु घुटनों में सिर घुसाकर देर तक बैठी रही। उसे ऋषि की बहुत याद आ रही थी। याद से ज्यादा उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। ऐसा भी क्या कर दिया था उसने। पीछे पीछे नहीं आ सकते थे। खुद तो कितनी बातें बोलते हैं। उसने तो कभी जवाब नहीं दिया। मुझे बाहर लेकर आए। पापा जी ने किसके भरोसे छोड़ा था। खाने का नहीं पूछ सकते थे। जानते हैं एक अकेली लड़की है, पहली बार घर से निकली है। उसका डर नहीं देख क्या रहे हैं तो उसके झोले का वजन, लड़कियों के बैग में क्या है, कोई पूछता है भला। बनते समझदार हैं, आए बड़े। मनु बुदबुदाई।
मनु अभी ऋषि को कोसने में ही वक्त बिता रही थी कि उसे दूर से ट्रेन के खिड़कियों के लोहे पर डंडे के घिसटने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि कोई यह जांच रहा है कि कोई भीतर बैठा तो नहीं है। भय की अतिरिक्त से उसके पांव कांपने लगे। वह भागकर गई और खुद को ट्रेन के बाथरूम में बंद कर लिया। थोड़ी देर में डंडे के घिसटने की आवाज थम गई। नितांत डर के इस वक्त में उसे स्लीपर श्रेणी का वह दयनीय बाथरूम ही वक्त गुजारने का सबसे सुरक्षित जगह लगी। कुछ देर बाद फिर मरघट सी शांति छा गई। उसे थोड़ी शांति तो मिली, मगर यह ज्यादा देर नहीं रुकी। उसने बाथरूम की खिड़की से ही कुछ लोगों को गुजरते देखा जो उसकी ही बोगी में सवार हो गए। वह चरसी थे जिन्हें पीने की जगह चाहिए थी। भयानक सत्रांश में मनु भीतर ही बैठी सुमिरन करती रही। चरसियों को न ज्यादा देर रुकना था न ही वह रुकी। हाँ, मगर उतने ही वक्त की उनकी गलीज बातें जो मनु के कानों में पड़ी तो उसका हौसला थोड़ा और टूटा। हौसला टूटा तो सब्र की दीवार भी गिरी। वह रोने को हुई तो उसके आंसू ही न निकले। उसने महसूस किया कि उसके पास रोने को अब आंसू भी नहीं बचे थे। इसीलिए उसका ध्यान सिरदर्द की ओर गया। उसका सिर दर्द के कारण फटा जा रहा था। उसने बाथरूम के ही दरवाजे पर टेक लगाई और आंखें बंद कर ली। उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। उसे यह भी नहीं पता था कि गाड़ी कुछ देर बाद इस सुनसान प्लेटफॉर्म से निकलकर धुलने के लिए वॉशिंग यार्ड में चली जाएगी। वह इतनी थक गई थी कि उसकी आंखें बंद होने लगी। थोड़ा वक्त और बीता तो मनु उनिंदी हो गई। उनिंदे ही अचानक उसे आभास हुआ कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। उसकी नींद खुल गई। उसका मन फिर अनजाने डर से भर गया। उसने घड़ी देखी। रात के 9 बज चुके थे। उसे लगा कि उसका दिल और दिमाग भी उसके साथ मजाक कर रहे हैं। सुनसान जगह पर उसे कौन पुकारेगा। वह फिर रोने को हो गई, मगर फिर उसे आभास हुआ कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। अब की बार उसे लगा कि उसका दिमाग उसके साथ मजाक नहीं कर रहा है। उसे धड़का सा लगा। वह इस आवाज को शोर में भी पहचान सकती है। यह ऋषि की आवाज थी। तो क्या ऋषि उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया है? उसके मन ने कहा कि वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाए और दौड़कर ऋषि के पास पहुंच जाए, मगर अगले ही पल उसे ख्याल आया कि वह आज सवेरे से ही कई गलतियां कर चुकी है। हो सकता है यह भी कोई वहम हो, कोई गलती हो। वह ऐसा नहीं करेगी। वह उस आवाज के और नजदीक आने का इंतजार करेगी। आवाज बोगी दर बोगी नजदीक होती गई और नजदीक। जब आवाज बिल्कुल ही मनु के बोगी से आई तो उसने धड़ाक से दरवाजा खोल दिया। सामने ऋषि ही था। ऋषि जब तक पीछे मुड़कर मनु को ठीक से देख पाता तब तक मनु उसके सीने में समा चुकी थी। भावावेश में वो न तो खुद को रोक पाई न अपने आंसुओं को। मनु और आंसू दोनों ही ऋषि के सीने से लग गए थे। कंधे की ऋषि की शर्ट को मुठियों से भींचते ही सब्र टूट गया था। मनु जारो तार आंसुओं में थी। ऋषि ऐसी किसी भी स्थिति के लिए तैयार नहीं था। वह किसी और स्थिति के लिए खुद को तैयार कर आया था। उसे लगा कि मनु मिलेगी ही नहीं। यदि मिली भी तो उस पर चिल्लाएगी, कोसेगी या बात ही नहीं करेगी। उसने क्योंकि स्टेशन पर ही मनु को गलत ट्रेन पर बैठते हुए देख लिया था, इसीलिए वह अगली ही ट्रेन पकड़कर यहाँ तक आ गया था। वह तो यह भी तय करके आया था कि वह खुद ही उससे पहले ही माफी मांग लेगा, मगर उसे यह सपने में भी नहीं लगा था कि मनु उससे इस कदर लिपट जाएगी। मनु अपने दोनों हाथों से उसके पीठ पर के भूषण को भींचे हुए खड़ी थी। ऋषि, जिसने अब तक अपने हाथों को खुला छोड़ा हुआ था, उसने भी धीरे धीरे अपने बाहों का घेरा मनु पर कस दिया। बाहों के कसाव के साथ ही मनु का ज्वार और फूट पड़ा। वह और भी जोर जोर से रोने लगी। चुप हो जाओ, आ गया हूं ना, ऋषि ने भी फंसती सी आवाज में ही कहा। आए बड़े, मनु ने सीने में ही मुंह छुपाए हुए ही कहा। ऋषि ने भी उसे खुद से अलग नहीं किया। वह असहज जरूर हुआ था। उसे एक पल को छाबड़ा साहब की याद भी आई थी। उसे दूसरे ही पल को यह गलत भी लगा, मगर फिर भीतर की किसी आवाज ने उसकी इस सोच को कमजोर कर दिया। उसने जाना कि भीतर की इसी सोच को रोमान की पहली किताब में इश्क का नाम दिया गया है। उसने मनु के बालों में हाथ फिराते हुए कहा, जान निकाल दी थी तुमने। ऐसे कोई नाराज होता है क्या? ऐसे कोई डांटता है क्या? खाने तक को नहीं पूछा। मनु ने पहला वाक्य जोर से और दूसरा वाक्य धीमे से कहा, मगर दोनों ही बातें ऋषि के कानों तक गई। उसने मनु को कंधे से पकड़कर
खुद से अलग करते हुए विस्मय से पूछा, तुमने सवेरे से कुछ नहीं खाया? मनु ने सिर फिर नीचे करते हुए इनकार में सिर हिलाया। हे भगवान! ऋषि ने पेशानी पर हाथ रखते हुए खुद से ही खिन्न होते हुए कहा। मनु चुप ही रही। ऋषि ने फिर कहा, तो कहा क्यों नहीं? मौका कहाँ दिया आपने? सुबह सुबह परीक्षा हॉल में धकेल आई और शाम में निकलते ही मनु ने आंखों में देखते हुए ही आंसू पहुंचे। अच्छा चलो पहले कुछ खा लेते हैं, ऋषि ने उसे हाथों से खींचते हुए कहा। नहीं, अब भूख नहीं है, मनु ने फिर खुद को ऋषि के सीने में छुपाते हुए कहा। दोनों ही देर तक मूर्तिवत खड़े रहे, बेहिस। वह अपना चेहरा उसकी शर्ट पर गड़ाई रही, वह अपनी उंगलियां उसके बालों में फिराता रहा। ऋषि के पास कहने को आकाश भर की बातें थी, मनु के पास सुनने को समंदर भर की उत्सुकता, लेकिन फिर भी कमी दोनों ही तरफ थी। ऋषि के पास शब्द नहीं थे और मनु के पास धैर्य। शब्दों से जब जवाब नहीं आए तो धैर्य ने ही जवाब दे दिया। आखिरकार मनु ने ही कहा, कुछ कहेंगे? क्या कहूँ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं समझती, ऋषि ने कहा। फिर भी ऐसा तो बहुत कुछ होगा जो कहना ही होता है, मनु ने ऋषि की छोटी उंगली चटकाते हुए कहा। ऋषि सुनकर 2 क्षण चुप हो गया, फिर एक सांस भरी और कहा, पता है आज जब तुम वहां से चली आई ना, तो मुझे लगा कि मैं देर से किसी अंधेरे कुएं के भीतर से आवाज लगा रहा हूँ। मेरी आवाज लौटकर बस मुझ तक पहुंच रही है। मुझे लगा कि मैं देर से किसी खोह में दौड़ता जाता हूँ, मगर अंधेरा है कि खत्म ही नहीं होता। मुझे लगा कि मेरी माँ को जिस सांप ने काटा था उसका चेहरा मेरी तरह ही था। कहते कहते ऋषि का गला भर आया। वह क्षण भर को खामोश हो गया। कुछ पलों तक खामोशियों का एहतराम मनु ने भी किया, मगर उसे जो सुनना था वह ऋषि ने अभी तक कहा नहीं था। उसने मुट्ठियों में भींची कमीज पर उंगलियां चलाते हुए कहा, और फिर मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू है और मेरी आखिरी ट्रेन छूट गई है। और क्या लगा? मुझे लगा कि मेरी माँ जाते वक्त रोई नहीं होगी, गुस्साई होगी। मुझे अचानक ही लगा कि यह जो लड़की अभी अभी गुस्साकर चली गई है ना, यही प्रेम है। कहकर ऋषि खामोश हो गया। मनु मगर एकटक उसका चेहरा निहारे जा रही थी। आज वह सब सुन लेना चाहती थी। अब की बार आवाज में एक ठहराव था, एक कपकपाहट थी, मगर सवाल वही था। और क्या लगा? मनु के तीसरे बार पूछते ही ऋषि को एहसास हो गया कि उसके सवाल खत्म नहीं होंगे। उसने हंसते हुए कहा, और भूख लगी है, खाना खाना है ना? इस सवाल का कोई जवाब दिए बगैर मनु उससे लिपटी ही रही, मानो जवाब लेकर ही जवाब देगी। ऋषि कुछ क्षण मनु के होठों के ऊपर बने हुए पसीने की छोटी छोटी बूंदों का मोती देखता रहा और फिर अचानक ही बोल पड़ा, कहना ही अगर जरूरी है तो सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहकर ऋषि चुप हो गया। दरअसल चुप तो वक्त ही हो गया था। देर तक एक शून्य वातावरण में तैरता रहा। बेआवाज आलम इस स्थिति की जरूरत होती है। उनके पूरक कोई भी ध्वनि, कोई भी अतिरिक्त बोलकर इस मौन की सुंदरता में विघ्न ही डालते हैं। प्रेम में शब्दों की आवश्यकता न्यून होती है। वैसे भी ऋषि ने इससे ज्यादा बोल सकता था, न इससे ज्यादा सुनने की दरकार मनु को थी। उसे जो स्वर्णिम शब्द सुनने थे वह सुन चुकी थी। उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। मनु अपने कंचे जैसी आंखों से अपलक ऋषि को देखती रही और एक बार फिर उससे लिपटकर धीमे से कहा, घर चले? हाँ। ऋषि जैसे तंद्रा से जागा। उसे मनु के गिर्द अपनी बाहें हटाई। मनु ने उससे अलग होकर अपने कपड़े ठीक किए और फिर खड़ी रही। खुद को मनु से अलग करते वक्त ऋषि ने देखा कि उसकी शर्ट मनु के आंसू से भीग चुकी है। ऋषि ने देखा कि उसकी शर्ट वहीं भीगी है जहां छठी पसली होती है। ऋषि ने जाना कि छठी पसली के नीचे, ठीक नीचे दिल होता है। ऋषि ने स्टेशन से बाहर निकलकर सरकारी तारघर से फोन कर घर पर देरी की बाबत सूचित कर दिया। छाबड़ा साहब थोड़े परेशान थे, मगर मनु की आवाज सुनकर आश्वस्त हुए। स्टेशन के बाहर ही टैक्सी वाले ने रात और जवान जोड़े को देखकर भाड़ा 4 गुना बताया। ऋषि बिना किसी हील हुज्जल के मान गया। टैक्सी गंतव्य की ओर चल दी। अच्छा, जो अगर मैं आज न मिलती तो घर कैसे जाते? मनु ने साथ बैठे ऋषि से कहा। घर कहाँ जाता, यहीं कहीं मर जाता, ऋषि ने बिना एक ही भी क्षण गवाए जवाब दिया। मनु ने फौरन उसके होठों पर अपनी हथेली रख दी। टैक्सी वाले ने यह देखते हुए 2 रुपए टोल टैक्स के नाम पर बढ़ा दिए। प्रेम पतंगों को पैसे की फिक्र कब रही है। गाड़ी चलती रही। रात, चांद, तारे
पेड़, खूंट, मील के पत्थर, गिले शिकवे सब पीछे छूटते रहे। जारी है।